नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसी चैनल में स्वागत है। आज का जो ये वीडियो होगा, ये सुबह से तीसरा वीडियो होगा। सुबह से दो मैंने वीडियो एनसीईआरटी के अपलोड कर दिए हैं, लेक्चर, एक ज्योग्राफी का और एक हिस्ट्री का। उसको ज़रूर देखिएगा आप। ये जो तीसरा वीडियो होगा ये आंसर राइटिंग को लेकर होगा, जिसमें दो आंसर के द्वारा मैं आपको समझाने की फिर से कोशिश करूंगा कि आंसर राइटिंग किस प्रकार से की जाती है और कैसे आपको शुरू करना चाहिए और कहाँ पर आपको समाप्त करना चाहिए। हर चीज़ को हम लोग देखेंगे डिटेल में। इंट्रो कैसे लिखते हैं, मुख्य हिस्सा कैसे लिखते हैं, उसके अलावा कंटेंट कहाँ से लाएं, किस प्रकार से अप्रोच करें आंसर राइटिंग को। अप्रोच करना सबसे ज़्यादा कठिन होता है। अप्रोच का तात्पर्य होता है कि किस प्रकार से शुरू करें आंसर राइटिंग को। इस पर डिटेल में हम लोग बातचीत करेंगे। इंस्टाग्राम पर भी हम मौजूद हैं, मेरा भी आईडी है और चैनल का भी आईडी है, स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस के नाम से। फेसबुक पर भी हम लोग मौजूद हैं और यूट्यूब पर भी अपना दूसरा चैनल स्टडी फॉर ज्ञान। इसके अलावा टेलीग्राम पर भी अगर आप सर्च करेंगे तो आपको स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस मुख्य चैनल मिल जाएगा। 10,000 से ज़्यादा लोग उससे जुड़े हुए हैं। इसके अलावा हमारा पेड ग्रुप एक चलता है जिसमें आंसर वगैरह चेक करता हूं मैं। पेड ग्रुप में ज्वाइन होने के लिए आप मुझे मैसेज कीजिएगा कहीं पर भी, किसी भी प्लेटफॉर्म पर, तो आपको ऐड कर दूंगा मैं, ओके। और वहां पर आंसर वगैरह चेक हो जाते हैं और डेली आर्टिकल डिस्कशन और न्यूज़ डिस्कशन जो होता है उसमें मैं सवाल भी देता हूँ आपको लिखने के लिए, ओके। तो वहाँ पर आप जुड़ सकते हैं मुझसे। अगर आप यूट्यूब चैनल ज्वाइन करते हैं तो भी आपका आंसर वगैरह चेक हो जाता है। देखिए, सवाल पर चलते हैं, ज़्यादा समय नहीं लूँगा आपका। डायरेक्ट हम लोग कहाँ पर चलते हैं, सवाल पर। सवाल पढ़ेंगे और उस दिन के जैसे मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि किस प्रकार से लिखना शुरू करते हैं। याद रखिएगा एक चीज़, रेगुलर पढ़ते रहिए। रेगुलर ऐसा नहीं करना है कि एग्ज़ाम नज़दीक आएगा तभी आप पढ़ना शुरू करेंगे, ऐसा मत कीजिएगा। एग्ज़ाम जब आएगा तब आएगा, अभी से पढ़िए, रेगुलर पढ़िए। बीपीएससी अब 1 वर्ष का एग्ज़ाम हो गया है। जो 1 वर्ष पूरी पढ़ता है वही इसका पीटी और मेंस क्वालिफाई कर सकता है। फोकट का मोटिवेशन नहीं दे रहा हूँ मैं आपको ये बता रहा हूँ, जो सच्चाई है वो बता रहा हूँ। अब आपका कंपटीशन उन बच्चों से है जो यूपीएससी देते हैं और बाकी एग्ज़ाम देते हैं। क्यों? क्योंकि यूपीएससी हद से ज़्यादा कठिन हो गया तो उधर के बच्चे भी इधर ही आएंगे, ओके। इसलिए ध्यानपूर्वक पूरे साल भर पढ़िए अगर बीपीएससी निकालना है तो। पूरे साल भर, जैसे यूपीएससी के लिए पढ़ते हैं ना कि 6-7 महीने मेंस की तैयारी, फिर 2 से 3 महीने पीटी की तैयारी, उसके बाद फिर एग्जामिनेशन, उसी प्रकार से पढ़िएगा। चलिए सवाल को देखते हैं। इन सब चीज़ों को छोड़कर सवाल को देखते हैं। आप लोग तो खुद ही होशियार है, समझ जाएंगे। पहले सवाल को देखिए क्या लिखा हुआ है, ओके। और ये मेंस आंसर राइटिंग ग्रुप में ही किसी स्टूडेंट का भेजा हुआ है, वहीं से हम लोग कर रहे हैं। वैश्विक भूखमरी सूचकांक में हमारी लगातार गिर रही है। और क्या लिखा है इन्होंने, हमारी स्थिति लगातार गिर रही होगी। यहाँ पर एक वर्ड छूटा हुआ है, स्थिति होगा। स्थिति हमारी जो लगातार गिर रही है और इस स्थिति का क्या कारण है और इससे में सुधार के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं, इसके बारे में आपको बताना है। आपको पता ही होगा 2 से 3 दिन पहले ग्लोबल हंगर इंडेक्स को जारी किया गया। कौन सा इंडेक्स जारी किया गया है? तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स को जारी किया। आप मुझे सबसे पहले ये बताएंगे कि किसके द्वारा जारी किया जाता है। क्यों बताएंगे? क्योंकि ये पीटी में पूछा जाता है। हाल ही में जारी वैश्विक भूखमरी सूचकांक भारत 125 देशों में 111वें स्थान पर है। बिल्कुल सही बताया इन्होंने। क्या बताया इन्होंने? सबसे पहला इन्होंने यही बताया कि भारत की जो रैंकिंग है वो 125 देशों में 111वें पोजीशन पर हम हैं, यानी कि नीचे से हम टॉप कर रहे हैं। एक चीज़ और मुझे इस चीज़ से याद आया कि जिस दिन मैंने न्यूज़ डिस्कशन में इस चीज़ को पढ़ाया था, उस दिन एक बच्चे ने कॉमेंट किया था कि केवल भूखमरी के आधार पर हम देश के आर्थिक और समग्र पॉलिसी को थोड़े डिसाइड कर सकते हैं कि हम पिछड़े हुए हैं या अच्छे हैं। तो ठीक है, आपकी बात बिल्कुल सही है। तो किस आधार पर करें हम डिसाइड कि हमारा देश डेवलप कर रहा है? ठीक है, बच्चों को भूखा छोड़ देते हैं। बताइए कौन सा ऐसा देखा होगा आपने अमीर, कौन सा ऐसा देश देखा है दुनिया में जो बहुत अमीर है लेकिन उसके बच्चे भूखे रह रहे हैं? अभी वहाँ पर हंगर की स्थिति बनी हुई है, भूखमरी की स्थिति बनी हुई है। आप मुझे जवाब दीजिए, मैं कोई आपको डांट डपट नहीं रहा हूँ। इस तरह के सवाल होते तो पूछ लिया कीजिए कमेंट करके। मैं आप ही से पूछ रहा हूँ। फिर क्या पैमाना होना चाहिए? HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, उसमें भी हम पिछड़े हुए हैं, आपको पता होना चाहिए। HDI में भी हम बहुत पिछड़े हुए हैं। HDI में भी हम बहुत नीचे आते हैं। हैप्पीनेस इंडेक्स, उसमें भी हम नीचे आते हैं। किस में हम वहाँ पे? इकोनॉमी हमारी ग्रो कर रही है, बिल्कुल सही है। देखिए, मैं किसी सरकार की आलोचना नहीं कर रहा हूँ, उस बच्चे के आंसर दे रहा हूँ। उस बच्चे ने कमेंट किया था कि केवल और केवल चाइल्ड के आधार पर हम थोड़ी ना देश की प्रोन्नति को माप सकते। किस आधार पर मापे? आप मुझे बताइए कोई एक चीज़। महिलाओं की स्थिति वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी किया था ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, उसमें भी हम बहुत नीचे आते हैं। नीचे के देशों में हमारा नाम है। बताइए किस चीज़ में नापे हम, किस चीज़ में नापे हम? कोई एक पैमाना बताइए। सोचिए, इमेजिन कीजिए जरा, अंबानी साहब के बाल बच्चे कुपोषण से पीड़ित हों तो कैसा दिखेगा आपको? तो इसी तरह की स्थिति कदाचित भारत की भी दिखती है। जब हम दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी बोलते हैं, लेकिन ये सब सामाजिक पैरामीटर होते हैं जो डेवलपमेंट को दर्शाते हैं। डेवलपमेंट का तात्पर्य होता है विकास और वृद्धि में अंतर होता है। अगर इकोनॉमिक्स आपको नहीं पता है तो जाकर पढ़िएगा, वीडियो अपलोड है, 7 उसमें लेक्चर है। 7 पढ़कर आपका बेसिक मजबूत हो जाएगा, 7 वीडियो में, ये मेरी गारंटी होती है।
तो विकास का पैमाना ही ये होता है HDI, हैप्पीनेस इंडेक्स, बच्चों का जो भूखमरी का इंडेक्स होता है हंगर का, इसमें हम जब अच्छे नहीं होते हैं तो यानी कि देश से विकास नहीं हो रहा है, ग्रोथ हो रहा है। तो उस बच्चे का जवाब मैंने दे दिया। अब आंसर पढ़ते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है। भारत के भूखमरी के गंभीर स्तर को दर्शाता है। कंसर्न वर्ल्ड वाइड होगा, इन्होंने लिखा कंसर्न वर्ल्ड वाइड होगा, और वेल्थ हंगर द्वारा संयुक्त रूप अलग अलग होता है, गलत लिखा है। भूखमरी सूचकांक जारी किया जाता है। इस सूचकांक में भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान 102वें, बांग्लादेश 81वें, नेपाल श्रीलंका 60 की स्थिति पर भारत से बेहतर है। मतलब हमारे पड़ोस में जो लोग हैं, हमारे पड़ोस के जो देश हैं वो भी हमसे बेहतर स्थिति है। दूसरा पैराग्राफ इन्होंने ये लिखा है। सवाल देखिएगा ध्यान से, क्या था सवाल है कि इसका कारण क्या है और इसमें सुधार के लिए सरकार ने कौन से कदम उठाए हैं, सवाल है ये। फिर भी इन्होंने इंट्रो बहुत अच्छा लिखा। करंट की चीज़ों लिखना चाहिए हमेशा इंट्रो में, पिछले वीडियो में मैंने बताया था आपको। अब आगे देखते हैं कि इन्होंने क्या क्या लिखा है। वैश्विक भूखमरी सूचकांक में भारत की रैंकिंग में लगातार तीसरे साल गिरावट दर्ज की गई है। 2022 में भारत के 107वें स्थान पर था, 2021 में 101वें स्थान पर था। वैश्विक भूखमरी सूचकांक की गणना 4 संकेतकों के आधार पर की जाती है: चाइल्ड स्टंटिंग, शिशु मृत्यु दर, चाइल्ड वेस्टिंग और अल्पपोषण। बिल्कुल सही है। चलिए देखते हैं आगे क्या बताया इन्होंने, कारण क्या बताया इन्होंने। जो सवाल है पूछा गया वो कारण क्या है, चाइल्ड स्टंटिंग और ये सब कुछ बता दिया। इस वर्ष भारत को वैश्विक भूखमरी सूचकांक में भारत को, देखिए इन्होंने क्या लिखा है, फिर से पढ़िए इस लाइन को। इस वर्ष भारत को वैश्विक भूखमरी सूचकांक में भारत को 28.7 अंक मिले हैं। ये जल्दबाजी में ये गलतियां होती हैं, लेकिन ये गलतियां गलत हैं। इस वर्ष के वैश्विक भूखमरी सूचकांक में भारत को 28.7 अंक मिले हैं। हिंदी को थोड़ा सा अच्छे से लिखिएगा। लेखन शैली जितनी अच्छी होगी आपकी, उतने ही अच्छे अंक मिलते हैं। जिस प्रकार से मैंने आंसर पढ़ा और मैं रुक गया, क्योंकि लाइन मैच ही नहीं कर रहा था, व्याकरण उलट पलट थे, और ये गलतियां होती हैं, अच्छे से अच्छे स्टूडेंट भी करते हैं। ओके, सूचकांक के अनुसार 0 सबसे अच्छा स्कोर होता है, 100 सबसे खराब स्कोर होता है। भारत भूखमरी के लिए जिम्मेदार कारक कौन कौन से हैं, अब ये देखिए। इन्होंने बताया है कि स्वच्छ जल एवं स्वच्छता का अभाव। दूसरा कारक क्या बताया, सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी, सरकार की नीति योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन का अभाव, सामाजिक आर्थिक असमानताएं, बिल्कुल सही, गरीबी के कारण अपर्याप्त भोजन, बिल्कुल सही, लैंगिक असमानता, ये भी सही पॉइंट है भाई, स्वास्थ्य सेवाओं का अभाव, ये भी सही है, जलवायु परिवर्तन, बहुत ही अच्छा पॉइंट लिखा, बेहतरीन पॉइंट, लेकिन इसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा आपको। बेरोजगारी, इन्होंने ये भी लिखा है कि बेरोजगारी के कारण भी अल्पपोषण अपने देश में। अब कुछ कुछ तो इसमें आपको लाइन बनाकर ये एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि ये जैसे जलवायु परिवर्तन आपने लिखा है, इसको आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, आप सुनिएगा ध्यान से। ये अल्पपोषण वगैरह सब कुछ आपने सही लिखा, लेकिन ये सारा का सारा पॉइंट आपका सही है, ऊपर का जो भी लिखा है। ये जो कारण लिखे हैं आपने, ये भी सही है, लेकिन कुछ कुछ कारणों को आपको ऐसे लाइनिंग खींचकर 1 2 3 4 5 6 ऐसे लाइनिंग खींचकर एक्सप्लेन भी करना चाहिए। जैसे जलवायु परिवर्तन के कारण भूखमरी कैसे बढ़ रहा है देश, बहुत अच्छा पॉइंट है आपका, लेकिन उसको थोड़ा तो लिखिए, थोड़ा सा तो लिखना चाहिए कि जलवायु परिवर्तन का सबसे ज़्यादा प्रभाव गरीब लोगों पर पड़ता है। ओके, एक एक लाइन भी लिखकर इनको एक्सप्लेन कर देते तो आपके लिए और भी ज़्यादा अंक मिल सकते हैं आपको। ये चीज़ क्लियर हो रहा है। और अगर इस तरह से आप नहीं लिखना चाहते हैं तो कैसे हेडिंग बनाइएगा, देखते रहिएगा, मैं बनाता हूँ। जैसे बनाया कि जलवायु परिवर्तन, ऐसे बनाया हमने, और यहाँ पर एक लाइन इसके बारे में लिख दिया। दूसरा हमने बनाया कि सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी, यहाँ पर दूसरा लाइन लिख दिया। ये आप बनाइए, जैसे बनाना है आपको, आपकी क्रिएटिविटी है, लेकिन मैं आपको कह रहा हूँ कुछ पॉइंट्स को एक्सप्लेन करना वाकई ज़रूरी होता है, नहीं तो आपके अंक कटेंगे। इन पॉइंट्स को एक्सप्लेन भी कीजिए, एक एक लाइन ही सही कीजिए। ऊपर थोड़ा सा इंट्रो को शॉर्ट कर लीजिए, वो सब चलेगा। अपने आस पड़ोस की स्थिति नहीं लिखना है, ठीक है, मत लिखिए, चल जाएगा एक बार को, लेकिन इसको एक्सप्लेन करना ज़रूरी होता है। इसको एक्सप्लेन नहीं करेंगे तो आपके अंक कटते हैं यहाँ पर। ओके, अब देखिए इन्होंने क्या बताया है। शून्य भूखमरी के सतत विकास लक्ष्य 2। अब देखिए सतत विकास SDG लक्ष्य 2 बहुत ही बेहतरीन लिखा है इन्होंने, ये लिखना ही चाहिए था। SDG का कौन सा लक्ष्य है भूखमरी का भाई? प्राप्ति के लिए और सभी के लिए पौष्टिक खाद्य तक पहुंच सुनिश्चित करने हेतु भारत की निम्नलिखित पहल है। अब इन्होंने उपाय बताए कि भारत सरकार कौन कौन से उपाय कर रही है। ईट राइट इंडिया मूवमेंट चला रही है, पोषण अभियान चला रही है, मध्याह्न भोजन योजना है, प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013, मिशन इंद्रधनुष, एकीकृत बाल विकास योजना जो इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम है, जो इंदिरा गांधी जी के ज़माने में शुरू हुआ था और आज तक चल ही रहा है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना जो है, ये सब के सब चलाए जा रहे हैं। बहुत सही लिखा है इन्होंने। अब देखते हैं कि निष्कर्ष किस प्रकार से लिखना चाहिए, आप भी सीख सकते हैं। अगर इसमें कुछ गलती होगा तो मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे लिखा जाता है। भारत को भूखमरी जैसी भयावह स्थिति से निपटने के लिए राष्ट्रीय स्तर का प्रयास करना चाहिए। तो ये सब क्या है, प्रयास ही तो है राष्ट्रीय स्तर का।
प्रयास है राष्ट्रीय स्तर का, ये लाइन आप नहीं लिखना चाहिए था आपको। भारत राष्ट्रीय स्तर का प्रयास कर रहा है, लेकिन उस प्रयासों में थोड़े सुधार की आवश्यकता, गुंजाइश बनी हुई है। या ये ऐसे लिख सकते हैं निष्कर्ष कि भारत सरकार के द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर कई सारे प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन उनके इम्प्लीमेंटेशन में कुछ सुधार की संभावनाएं बनती है। ओके, अगला देखिए, जिससे पोषण पर जागरूकता बढ़ाने के साथ साथ, बढ़ाने लिखा है आपने, गलत लिखा है, बढ़ाने के साथ साथ क्या लिखा है, पीडीएस, ये भी गलत लिखा आपने, का विस्तार करना चाहिए। बच्चों और गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य मूल्यांकन और आहार परामर्श के लिए मोबाइल पोषण क्लिनिक सुदूर क्षेत्रों में भेजना चाहिए। बिल्कुल सही लिखा है इन्होंने, बिल्कुल बिल्कुल बहुत अच्छा लिखा लास्ट का जो लाइन लिखा है, लेकिन थोड़ा सा निष्कर्ष और अच्छा लिख सकते थे आप। ओवरऑल आपने अच्छा आंसर लिखा है, बहुत ही अच्छा आंसर लिखा। आप भी इसी तरह से लिखने की कोशिश कीजिएगा। इस आंसर की कमी मैंने बताई है, देखिए इस आंसर लिखने वाले के लिए मैं बुरा नहीं कह रहा हूँ, उनके भले के लिए उनकी कमी निकाल रहा हूँ। अभी एग्ज़ाम में जाकर उनके नंबर कट जाएं, उससे अच्छा है कभी वो सीख लेंगे। जिनका भी एपीआई ग्रुप में ही किसी बच्चे ने भेजा हुआ है तो उन्हीं का आंसर होगा। तो इसको ध्यानपूर्वक देखिएगा और इसमें जो जो मैंने कमी बताई है उसको आप थोड़ा सा अच्छे से एक्सप्लेन करके लिख सकते हैं। जैसे चाइल्ड वेस्टिंग वगैरह इन्होंने लिखा है तो सीधा सीधा लिखना चाहिए था, चाइल्ड वेस्टिंग में हमारे अंक कितने हैं, 35.5% इसका है भारत का। ये बस लिख के आगे बढ़ जाना, जिससे क्या होता, जो आपने यहाँ पर ये पॉइंट्स लिखे हैं, यहाँ पर आपके मुख्य पॉइंट जो हैं इनको एक्सप्लेन करने के लिए आपको समय मिल जाता, क्योंकि ये सबसे मुख्य हिस्सा है। कारण, जो सवाल है पूछा गया कारण बताइए, उस कारण को थोड़ा तो एक्सप्लेन करेंगे ना आप। आपने दुनिया भर की हर चीज़ लिखी, लेकिन कारण को एक्सप्लेन करेंगे आप। ओके, अगर 10 नंबर का सवाल होगा तो बीपीएससी में इसमें 2 से 2.5 नंबर दिए जाएंगे आपको। 2.5 नंबर या 3 नंबर दे देगा तो बहुत उपकार करेगा। इतने अच्छे आंसर पर भी मैं कह रहा हूँ, क्योंकि बीपीएससी में इसी प्रकार से नंबर दिया जाता है, इसलिए मैं कह रहा हूँ। 3 नंबर तक दे देगा आपको तो बहुत देगा। कुछ जो सुधार मैंने बताया उसको सुधार कीजिए, और हिंदी लेखन में सबसे ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि हिंदी के स्टूडेंट हैं। अगर हिंदी लिखना नहीं आएगा तो कहेगा हिंदी मीडियम का स्टूडेंट, बताइए मुझे। अब अगला जो आंसर है वो है आईआर का आंसर। किसका है? आईआर का। और आईआर का आंसर लिखना बहुत सारे बच्चों को नहीं आता है, इसीलिए मैंने इस पर वीडियो बनाया है। और ये आंसर को भी चेक करना है कि क्या इन्होंने सवाल के अनुरूप लिखा है। ऊपर में अनुरूप लिखा था उन्होंने, इससे पहला आंसर जो था अच्छा लिखा था उन्होंने। यकीन मानिए बहुत सारे बच्चे अभी उस लेवल के आंसर राइटिंग भी नहीं कर सकते हैं। मौजूदा वैश्विक व्यवस्थाओं को चुनौती देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और इसकी रणनीतियों को आकार देने में ब्रिक्स की उभरती भूमिका और इसके विस्तार के संबंध में चर्चा कीजिए। चलिए गोला बनाते हैं। गोला बनाने का क्या तात्पर्य होता है, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कीवर्ड्स को घेरेंगे। क्या बनाना है? कीवर्ड्स को घेरना है। चलिए, मौजूदा वैश्विक व्यवस्था, ये पहला कीवर्ड हो गया। मौजूदा वैश्विक व्यवस्था को चुनौती देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय संबंध और इसकी रणनीतियों को आकार देने में ब्रिक्स की भूमिका, ब्रिक्स की उभरती भूमिका, ब्रिक्स किस प्रकार से मौजूदा वर्ल्ड ऑर्डर को चुनौती दे रहा है और इसके विस्तार के संबंध में चर्चा कीजिए। चलिए करते हैं चर्चा, देखते हैं कि चर्चा किया है कि नहीं इन्होंने। दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसमें घोषणा की गई कि मौजूदा 5 सदस्यीय ब्राज़ील, चीन, रूस, भारत और दक्षिण अफ्रीका ब्रिक्स समूह में 6 नए देशों को शामिल किया गया है। फिर से इस लाइन को पढ़ते हैं, आपको कुछ न कुछ व्याकरण में त्रुटि दिखेगी। इसमें घोषणा की गई कि मौजूदा 5 सदस्यीय ब्राज़ील, चीन, रूस, भारत और दक्षिण अफ्रीका ब्रिक्स समूह में 6 नए देशों को शामिल किया गया है। क्या बैठ रहा है तारतम्यता बिल्कुल अच्छे से? इसमें घोषणा की गई कि मौजूदा 5 सदस्यों के अलावा 6 नए सदस्यों को भी शामिल किया गया है। या ये भी लिख सकते हैं, मौजूदा 5 सदस्यों के सर्वसम्मति से 6 नए सदस्यों को शामिल किया गया है। व्याकरण में त्रुटियां मत कीजिए, लेखन शैली में थोड़ा सा सुधार कीजिए। अच्छा खासा आपका कंटेंट थोड़ा सा कमज़ोर पड़ जाता है। ब्रिक्स बहुध्रुवीयता का पक्ष समर्थन करने में रणनीतिक स्वायत्तता पर बल देने और अपने विविधतापूर्ण सदस्यों के बीच आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने के रूप में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के भविष्य को आकार दे रहा है। बहुत सुंदर लिखा है, शब्द विन्यास बहुत अच्छा है इनका। शब्द विन्यास का तात्पर्य होता है कि शब्दों का चुनाव बहुत अच्छा करते हैं, तारतम्यता भी सही बैठ रहा है। चलिए ठीक है, इतना चलता है। हाल ही में संपन्न इसका शिखर सम्मेलन आधुनिक इतिहास का एक महत्वपूर्ण क्षण था। इस सम्मेलन में नए 6 सदस्यों को शामिल किया गया, जिसमें एशिया से ईरान, सऊदी अरब एवं संयुक्त अरब अमीरात, अफ्रीका से मिस्र एवं इथियोपिया और लैटिन अमेरिका से अर्जेंटीना शामिल हुए। इसके अलावा अफ्रीका, एशिया, दक्षिण अमेरिका और लघु द्वीपीय राष्ट्रों के लगभग में 20 अन्य नेताओं को आमंत्रित किया गया। बिल्कुल सही लिखा आपने। चलिए,
ब्रिक्स का उद्देश्य क्या है? अब ब्रिक्स के उद्देश्य पर आगे सवाल ध्यान है आपको। सवाल क्या पूछा था? सवाल पूछा था कि मौजूदा वर्ल्ड ऑर्डर को किस प्रकार से ब्रिक्स चैलेंज कर रहा है, यही तो था। और क्या था सवाल का, एक बार फिर से पढ़ते हैं। देखिए, एक तो सवाल ये था और दूसरा क्या है, और इसके विस्तार के संबंध में चर्चा कीजिए। विस्तार के संबंध में भी चर्चा करना है। वैश्विक व्यवस्था को चुनौती दे रहा है। मौजूदा वर्ल्ड ऑर्डर का क्या तात्पर्य होता है कि दुनिया में जो परंपरा प्रतिष्ठा भी बना हुआ है, जो अमेरिकी के गुट में बनाया गया है, उसको किस प्रकार से चुनौती दे रहा है। क्योंकि ब्रिक्स देखिए एक ऐसा संगठन है जो अमेरिकी और पश्चिमी प्रभाव से दूर एक अलग ही संगठन बन रहा है। ओके, सदस्य देशों के बीच स्थानीय मुद्रा में व्यापार, बिल्कुल सही, यानी कि डॉलर को डी-डॉलराइजेशन को बढ़ावा दे रहे हैं। डॉलर को चुनौती दिया जा रहा है किसके द्वारा? तो ब्रिक्स के द्वारा। इसमें भारत भी शामिल है। भारत भी बोल रहा है, भारत ने बहुत सारे देशों के साथ सहयोग स्थापित किया है कि हम आपसी मुद्रा में ही क्या करेंगे, व्यापार करेंगे। क्यों? क्योंकि डॉलर के उतार चढ़ाव से सभी देशों का व्यापार घाटा बढ़ जाता है, घट जाता है। इसलिए सब ने क्या बोला कि हम लोग अब आपस में बिना डॉलर के व्यापार करते हैं। बिल्कुल सही। जोहानसबर्ग 2 घोषणा पत्र, इसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहिए था। संयुक्त राष्ट्र सुधारों पर जोर, यूएन में सुधार पर जोर देने की बात कही है। ठीक है भाई। ब्रिक्स संवाद की सतत और व्यापक प्रकृति, ये भी सही लिखा है इन्होंने। न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना, एनडीबी की स्थापना, एनडीबी की स्थापना के द्वारा वर्ल्ड ऑर्डर को चुनौती दे रहा है। बहुत सही बात है, अच्छी बात लिखी है आपने। इसके अलावा कुछ और पॉइंट्स हो सकते हैं, जैसे वर्ल्ड के लेवल पर जैसे क्रिटिक्स एजेंसियां जो हैं वो कहाँ पर काम करती हैं अभी, तो सारे के सारे पश्चिमी और अमेरिकी प्रभुत्व वाला है। तो ब्रिक्स देशों ने घोषित किया है कि आने वाले समय में अपने क्रिटिक्स एजेंसियों को स्थापित किया जाएगा। क्रिटिक्स एजेंसियां क्या करती हैं? इकोनॉमी को रेट करती हैं, कौन सी इकोनॉमी अच्छी है, कौन सी इकोनॉमी बुरी है, इस चीज़ को रेट करती हैं। तो इन सब चीज़ों के लिए भी ब्रिक्स देश आपस में क्या कर रहे हैं? संवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। ये चीज़ क्लियर हो गया होगा। और इसके अलावा जलवायु परिवर्तन, आतंकवाद, इन सभी मुद्दों पर बात कर रहे हैं। ये भी सब भी आपको लिखना चाहिए था यहाँ पर। या ठीक है, आपने जिस दिन पॉइंट लिखा बहुत बढ़िया लिखा है, कोई खराबी नहीं यहाँ तक में। चलिए आगे देखते हैं। ब्रिक्स के वैश्विक हिस्सेदारी, वैश्विक आबादी 41%, वैश्विक जीडीपी का 24%, वैश्विक व्यापार का कितना परसेंट लिखा है इन्होंने? 10% लिखा है क्या? पता नहीं कितना लिखा है। चलिए, ब्रिक्स के विस्तार का महत्व क्या है? अफ्रीकी देशों का विकास, वैश्विक शांति, विरोधी देश शामिल है। यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं कि भारत और चीन के लिए एक प्लेटफॉर्म है जिससे वैश्विक शांति कायम होता है। लेकिन आगे मैं इसका और दिखाऊंगा। संस्कृति और लोगों के बीच परस्पर सहयोग, ठीक है, इसकी ये भी पॉइंट इनका मान लेते सही है। कनेक्टिविटी, परियोजना का पुनरुद्धार, ईरान का चाबहार पोर्ट से ब्रिक्स का कोई लेना देना नहीं है। ये गलत पॉइंट है आपका। चाबहार पोर्ट भारत सरकार डेवलप कर रही है, इससे ब्रिक्स का कोई लेना देना नहीं है। भू राजनीतिक महत्व, ठीक है भाई, भू राजनीतिक महत्व तो है। ऊर्जा संसाधन, तेल उत्पादक देश शामिल। कौन कौन से तेल उत्पादक से देश शामिल हुए हैं? सऊदी और यूएई तो शामिल हुए हैं, सऊदी और यूएई शामिल हुए। ठीक है। ब्रिक्स का महत्व और क्या हो सकता था? ब्रिक्स का महत्व हो सकता था कि ब्रिक्स के 3 जो देश हैं, कौन कौन से? रूस, चीन और भारत। रूस, चीन जो है 3 नहीं 2 देश, वो यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल का यूएनएससी के भी सदस्य हैं और ये वैश्विक शांति भागीदारी कर सकते हैं। इसके अलावा आप क्या कह सकते हो कि ब्रिक्स जो है ये दुनिया में उन देशों के लिए सहारा बन सकता है जो अमेरिकी जो गुट है, जो अमेरिकी जो नेतृत्व है, उससे प्रभावित हुए बिना काम करना चाहते हैं या पश्चिमी गुट में शामिल नहीं होना चाहते हैं। यानी कि दुनिया के लिए एक नया फंड खोल सकता है। कौन? तो ब्रिक्स खोल सकता है, क्योंकि इसमें विकासशील देशों का प्रभुत्व है। और ये भी बता सकते हैं कि नए वर्ल्ड ऑर्डर की शुरुआत भी इसने की है। महत्व के बारे में और भी महत्व गिना सकते हैं आप कि सऊदी अरब और यूएई जैसे देश शामिल हो रहे हैं, जिससे क्या होगा? आपने अच्छा लिखा है कि तेल वगैरह के लिए देश इसमें शामिल हो रहे। दुनिया में रूस का भी तेल उत्पादन में बहुत बड़ा स्थान है, सऊदी अरब का भी है, यूएई का भी है, तो तेल उत्पादक देश भी शामिल हो रहे हैं। अच्छा लिखा है आपने। चाबहार वाला पॉइंट आपका गलत था। ब्रिक्स की चुनौतियाँ, अब चुनौती कौन कौन सी है ब्रिक्स के सामने? ब्रिक्स का कोई सार्थक उपलब्धि नहीं है, गलत। ऊपर आपने लिखा है एनडीबी बनाया ब्रिक्स ने, न्यू डेवलपमेंट बैंक बनाया ब्रिक्स ने। ब्रिक्स का कोई उपलब्धि कैसे नहीं है? ब्रिक्स की उपलब्धि है, ब्रिक्स की बहुत बड़ी उपलब्धि है, तभी तो इतने सारे देश भी शामिल हो रहे हैं। और ब्रिक्स की उपलब्धि कैसे कि नहीं है? कोई सार्थक उपलब्धि है ब्रिक्स की। इकोनॉमिक रूप से हम एक हो रहे हैं, बहुत बड़ा बाजार तंत्र बना रहे हैं, दुनिया के 5 सबसे बड़े विकासशील देश शामिल थे इसमें, अब तो और भी देश शामिल होते। ब्रिक्स की उपलब्धि है। ब्रिक्स की चुनौतियां और हो सकती हैं, जैसे अमेरिकी गुट को काउंटर करना, G7 को काउंटर करना, G20 को काउंटर करना। लेकिन जैसे भारत और चीन के बीच में द्वेष है, ब्रिक्स के लिए वो चुनौती बनकर उभर सकता है। तो ये सब आप चुनौतियाँ गिना सकते हैं। ये तो आपने गलत पॉइंट है आपका। ओके। सदस्यों के बीच एकीकृत और सुसंगत दृष्टिकोण का अभाव,
ये यहाँ पर सही है। जैसे रूस और चीन का एक जैसा दृष्टिकोण रहता है, लेकिन भारत कई बार उसका विरोध रहता है। जैसे चीन और रूस जो हैं यूक्रेन युद्ध में खुलकर एक साथ काम कर रहे हैं, लेकिन भारत ने हमेशा शांति की पहल की है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। भारत अमेरिका के साथ भी अच्छे संबंध हैं, जबकि हमारे ब्रिक्स के जो मैक्सिमम देश हैं सऊदी अरब और यूएई के छोड़कर, उनके अमेरिका के साथ अच्छे संबंध नहीं रहते हैं उतने जितने होने चाहिए। तो यानी कि ब्रिक्स जो है ये कहीं अमेरिका विरोधी एक संगठन न बन जाए। ओके, अगला क्या लिखा है, ईरान पर लगे प्रतिबंध के कारण व्यापार करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। ये सही लिखा है आपने, बिल्कुल सही है आपका पॉइंट थोड़ा सा। ब्रिक्स का विस्तार मूल उद्देश्यों को कमज़ोर कर सकता है। ब्रिक्स का विस्तार मूल उद्देश्यों को कैसे कमज़ोर कर सकता था, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहिए था आपको कि ब्रिक्स का विस्तार जो है मूल उद्देश्यों को कैसे कमज़ोर कर सकता था। इस पर मैंने डिटेल वीडियो बनाया था स्टडी फॉर ज्ञान पर, बताऊँ मैं कैसे। ब्रिक्स में वैसे देश शामिल हो रहे हैं अधिकांश जिनमें लोकतंत्र नहीं है, डेमोक्रेसी नहीं है, एक तरह का ऑटोक्रेटिक सरकार है, तानाशाही सरकार है। ब्रिक्स में भारत, ब्राज़ील और दक्षिण अफ्रीका और अर्जेंटीना शामिल है, ठीक है। इसके अलावा जितने देश शामिल हैं, चीन, रूस, सऊदी अरब, यूएई और भी जितने, इथियोपिया, यहाँ पर लगभग में तानाशाही सरकारें काम करती हैं। या तो डेमोक्रेसी यहाँ पर है ही नहीं, या है भी तो नाम मात्र ही डेमोक्रेसी है। इससे क्या होगा, एक ऑटोक्रेसी को बढ़ावा मिलेगा, तानाशाही प्रवृत्ति को बढ़ावा मिलेगा। भारत जैसे लोकतांत्रिक देश और ब्राज़ील जैसे लोकतांत्रिक देश उस गुट में अकेले पड़ सकते हैं। ये आपको यहाँ पर लिखना था कि इससे ब्रिक्स की मूल भावना कमज़ोर होती है कहीं ना कहीं। ओके, ठीक है। इन्होंने देखिए, अब इसमें थोड़ा सा और मैं बता देता हूँ। इन्होंने चुनौतियाँ जो लिखी है, इनको चुनौतियों को थोड़ा सा और अच्छे से लिखना चाहिए था। और देखिए, वैश्विक चुनौती जो दे रहा है, ये यहाँ पर यही क्वेश्चन का मुख्य हिस्सा था। क्वेश्चन का मुख्य हिस्सा देखिए, मैं फिर से दिखाता हूँ आपको, समय नहीं बर्बाद कर रहा हूँ आपको, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये, कोई और नहीं सिखाता है इतने बारीकी से, और इसी प्रकार से आपको लिखना है। देखिए, इस क्वेश्चन का मुख्य हिस्सा ही यही था कि इसकी रणनीतियों को आकार देने ब्रिक्स की उभरती भूमिका क्या साबित हो रही है, दुनिया के अंतर्राष्ट्रीय संबंध में ब्रिक्स अपनी किस प्रकार से पैठ बना रहा है, और यही मूल हिस्सा था। तो आपने सब कुछ लिखा, लेकिन इस हिस्से को थोड़ा सा एक्सप्लेन करके लिखना चाहिए था। बाकी हिस्से को आप छोड़ सकते थे, इस हिस्से को आप छोड़ भी देते तो कोई ऐसा नहीं मलाल था, लेकिन इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन आपको करके लिखना चाहिए था। ब्रिक्स का उद्देश्य भी हटा सकते थे, क्योंकि नहीं पूछा गया था आपसे। जो सवालें पूछा जाए, शॉर्ट आंसर अगर आप लिख रहे हैं तो कट टू कट लिखा कीजिए, पॉइंट टू पॉइंट, जो पूछा गया है उसी को लिखिए। उसके अलावा एक शब्द हमें नहीं बाहर जाना, क्योंकि इतना लिखने के लिए आपका समय नहीं होगा आपके एग्जाम में। अगर आपसे ये पूछा गया कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो परंपरा प्रतिष्ठा बना हुआ है, सामान्य शब्दों में कह रहा हूँ, उसको किस प्रकार से चुनौती दे रहा है, तो उसको एक्सप्लेन करके लिखिए, मुख्य हिस्से को लिखिए। इतना ऊपर से मत खींचिए ये सब। ये तो आपने सही लिखा क्योंकि विस्तार भी पूछा गया था, लेकिन ये ब्रिक्स का उद्देश्य नहीं पूछा गया था, तो मत लिखिए उसको। उसके बाद से ब्रिक्स के सामने चुनौती क्या है, ये सेकंड हिस्सा था क्वेश्चन का, इसको डिटेल में लिखना चाहिए था आपको। थोड़ा सा एक्सप्लेन करते एक दो पॉइंट को तो और भी अच्छे नंबर मिलते आपको। निष्कर्ष था, निष्कर्ष अब इनका पढ़ते हैं। ब्रिक्स समूह के विस्तार से इसके भू रणनीतिक महत्व में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। ठीक है, ब्रिक्स के विस्तार से इस समूह को आकार दिया गया है। ये दोनों लाइन में कोई अंतर ही नहीं है, इस दोनों लाइन में कोई अंतर नहीं है। जो वैश्विक धारणाओं और हितों के अनुरूप है, यह सामूहिक रूप से विस्तारित समूह को व्यापक आर्थिक शक्ति प्रदान करता है। ठीक है, इन्होंने अच्छा लिखा, लेकिन निष्कर्ष इन्होंने वही लिखा कि घुमा फिरा के एक ही शब्द पूरा ख़त्म कर दिया इन्होंने। ब्रिक्स के विस्तार आने वाले समय की मांग है, इसको इस प्रकार से लिख सकते थे। ब्रिक्स मौजूदा विश्व व्यवस्था को चुनौती नहीं दे रहा है, बल्कि उसके लिए एक नए रास्ते, नए विकल्प की तलाश कर रहा है। कितने शब्दों में, सही शब्दों में हमने लिख दिया ना वही बात को, कि मौजूदा विश्व ऑर्डर को चुनौती नहीं दे रहा है ब्रिक्स, बल्कि मौजूदा विश्व के सामने एक और विकल्प रख रहा है कि आप अच्छे विकल्प की तरफ भी जा सकते हैं। इसके साथ साथ विकासशील देशों के लिए एक अलग प्लेटफॉर्म बनकर उभर रहा है। जहां यूएन धीरे धीरे कमज़ोर हो रहा है पश्चिमी देशों के प्रभुत्व के कारण से और बहुत सारे देशों के प्रभुत्व के कारण से, वहीं ब्रिक्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन रहा है जिस पर सभी देशों को महत्व दिया जाता है, विकासशील देशों को खास तौर से। तो इस तरह से आप निष्कर्ष लिख सकते थे, बहुत ही खूबसूरती थे और बहुत ही खूबसूरती से। ओके, चलिए वीडियो समाप्त करते हैं। 23 मिनट का वीडियो हो गया, 2 आंसर मैंने डिटेल में डिस्कस किया है। उम्मीद करता हूं कि आप समझ जाएंगे, समझने की कोशिश कीजिएगा। जो लिखेगा वही सीखेगा, सीधी सी बात होती है। अगर आप लिखेंगे नहीं तो आप सीखेंगे नहीं, जो लिखेंगे वही सीखेंगे, वही पास होंगे। भागिए मत, लिखने की कोशिश कीजिए एक बार। ओके, कैसा लगा है वीडियो ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच आप सभी का।